बलिदानों का सपना जब सच हुआ, ये देश तभी आज़ाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज हम गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक गुलामी से गणतंत्र की तरफ बढ़े हैं। आपको हेडिंग दिख रही होगी, गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा गणतंत्र बनने तक का सफ़र। इस सफ़र में हजारों लाखों जो हमारे वीर योद्धा हैं उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और हमें स्वतंत्र कराया और हम एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हो सके। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। आप सभी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि हम 1947 से पहले ब्रिटेन के गुलाम थे या ब्रिटेन के उपनिवेश थे, ठीक है। और उनसे हमें आज़ादी मिली 1947 15 अगस्त को। और इन सारी बातों को हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे और इस फ्लो चार्ट को आप समझ लेते हैं तो यह पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन इसको समझने से पहले कुछ शब्द हैं, कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनको हम समझते हैं। जैसे हम बात करेंगे उपनिवेश क्या होता है, डोमिनियन क्या होता है, और हम बात करेंगे संप्रभु राज्य क्या होते हैं। उपनिवेश हम वैसे राज्यों को कहते हैं जो किसी देश का गुलाम हो। जैसे आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि कोई गुंडे हैं, कई गुंडों का समूह है, या कोई आतंकवादी भी समझ सकते हैं इनको। यदि किसी के घर में घुसते हैं और उस घर को अपने नियंत्रण, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और जैसा चाहते हैं वैसा उस घर में करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं कहूँ यहाँ पे एक देश है बी और एक देश है आई। बी हम उस देश को कहते हैं जो मान लीजिए गुंडे हैं या आतंकवादी भी हम कह सकते हैं, गुंडे हैं या गुंडों का समूह है। और एक देश है जो मान लीजिए कि कोई घर जिससे हम तुलना किए थे, ये दूसरा देश है। जो ये गुंडों या आतंकवादियों का समूह है किसी घर में एंटर कर जाता है और उस घर की सारी व्यवस्था अपने कंट्रोल में ले लेता है। और ये गुंडे किसी दूसरे देश में घुस गए और उस देश की सारी व्यवस्था को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो यह देश है ब्रिटेन और यह देश है हमारा भारत, इंडिया। ब्रिटेन वासी क्या किए कि वे व्यापार करने के माध्यम से भारत में प्रवेश किए और प्रवेश करने के पश्चात उन्होंने भारत को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के साथ साथ देखा कि हम इनको कैसे अपना गुलाम बना सकते हैं, कैसे हम इन पे कंट्रोल कर सकते हैं। और इस प्रकार इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी कूटनीतिक तरीके से इन्होंने भारत पर अपना अधिकार कर लिया और यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भी व्यवस्था थी सभी पे अपना कंट्रोल स्थापित कर दिया। तो एक देश यदि दूसरे देश पर अपनी व्यवस्था स्थापित कर देता है तो जिस देश पर करता है उस देश को हम कहते हैं उपनिवेश। तो इंडिया को हम उपनिवेश कहते हैं और जो करता है उसका कहते हैं। तो इंडिया किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। इसको हम गुलाम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गुलाम भी कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है डोमिनियन की। डोमिनियन का मतलब होता है दो देश, दोनों के दोनों देश स्वतंत्र हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे बी है और यहाँ पे आई है, ब्रिटेन है और यहाँ पे इंडिया है। दोनों के दोनों देश स्वतंत्र हैं, यहाँ पे ये भी स्वतंत्र है, लेकिन बस एक मामले को छोड़कर सभी मामलों में स्वतंत्र है, सिवाय एक मामले को छोड़कर सभी मामलों में स्वतंत्र है। कौन कौन से मामलों में? कि अब इस देश को, इंडिया को क्या करना है, किससे संबंध स्थापित करना है, क्या निर्णय लेना है, क्या निर्णय नहीं लेना है, क्या डिसीजन लेती है, इस किसी भी मामले में अपने आंतरिक मामले या बाह्य मामले में स्वतंत्र है। लेकिन बस एक चीज को छोड़कर कि कहीं भी कुछ अगर लिखने की बात आएगी, कुछ बताने की बात आएगी, तो बस इसको बताना होगा इस देश को, इंडिया को, हमारे देश को, कि यह भारत के जो ब्रिटेन है उसके अधीन क्षेत्र है या उसका अधीन है या उसका गुलाम है। बस इतना बताना होगा, बाकी आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये होता है डोमिनियन, ठीक है। और ऐसा अधिकार मिलता है तो उसे बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। और तीसरा होता है संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य का मतलब होता है यहाँ देश से है और इसको पॉलिटिकल साइंस की भाषा में किसी देश को राज्य कहा जाता है। और राज्य होने के लिए 4 कंडीशन होनी जरूरी है। पहला, उसका कोई निश्चित भूभाग या जमीन होनी चाहिए उस राज्य की। दूसरा क्या, जनसंख्या होनी चाहिए। और तीसरा जो होती है यहाँ पे सरकार होनी चाहिए। और चौथा, उसकी संप्रभुता होनी चाहिए। इन चारों में सबसे इम्पोर्टेंट तत्व जो होता है संप्रभुता होती है। और वहाँ पर जो संप्रभुता होती है उस सरकार के पास होती है
और संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय करना या डिसीजन लेना। अब कैसा निर्णय करना? किसी भी प्रकार का निर्णय, चाहे वह आंतरिक हो या बाह्य हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, या बाह्य हो। अब आंतरिक या बाह्य क्या होते हैं? जैसे हम आंतरिक हैं, जैसे मैं हूँ और मेरा एक पड़ोसी है, मेरा घर है, मेरा पड़ोसी है, उसका भी घर है। मैं अपने घर में, अपने घर के अंदर क्या मैं खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कहाँ सोता हूँ, क्या पहनता हूँ, क्या नहीं पहनता हूँ, क्या करता हूँ, इससे हमारे पड़ोसी को मतलब नहीं होना चाहिए। या यह हो गया आंतरिक मामला। और दूसरा होता है बाह्य मामला, कि मैं किससे बाहर दोस्ती करता हूँ, मेरे घर से बाहर से कौन आता है, कौन नहीं आता है, किससे मेरे संबंध अच्छे हैं, किससे मेरे संबंध खराब हैं। यह हो गया बाहर का मामला, बाह्य मामला। तो दोनों निर्णय लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। ठीक ऐसे ही मेरा पड़ोसी भी स्वतंत्र है, तो उसके मामले में मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो इसको बोलते हैं संप्रभुता बोलते हैं। जो निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, उस पर किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है, कोई उसको बाध्य नहीं कर सकता है, कि मजबूर नहीं कर सकता है कि तुम ऐसा निर्णय लो, चाहे वह देश के अंदर का मामला हो या देश के बाहर का मामला हो। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा किए हुए हैं, आप उसको जाकर देखिएगा। ये रही बात इतनी। अब हम बात करेंगे, हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे, तो हम उससे स्वतंत्रता मिली कैसे हमें। अब हम इस फ्लो चार्ट पे आते हैं और इस फ्लो चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे कि ब्रिटेन एक राजतंत्रात्मक देश है, यानी ब्रिटेन में क्या है? राजतंत्र है। क्या है ब्रिटेन में? राजतंत्र है। और राजतंत्र जहाँ जहाँ होता है, वहाँ पे पूरी की पूरी व्यवस्था पे किसी राजा या रानी का कंट्रोल होता है, और सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती है? वहाँ के राजा या रानी के पास होती है। तो जब ब्रिटेन में भी राजतंत्र है, तो सबसे टॉप लेवल पे कौन होगा? सबसे शक्तिशाली कौन होगा? वहाँ का राजा या रानी होगा, जिसको हम ब्रिटिश क्राउन कहते हैं। और उसके ब्रिटिश क्राउन के अंडर में वहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करती है, और पार्लियामेंट से ही कुछ सदस्य मिलकर ब्रिटिश कैबिनेट का गठन करते हैं। यह ब्रिटिश कैबिनेट हम कह सकते हैं, यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, मंत्री परिषद है, जिसमें जो सदस्य होते हैं वे मंत्री होते हैं, और मंत्रियों को जो मंत्रालय होते हैं, मंत्रालय अलॉट किए जाते हैं, और उस मंत्रालय के सभी प्रकार के काम के लिए कौन जिम्मेदार होता है? उस मंत्रालय का मंत्री जिम्मेदार होता है। तो जैसे हम मिनिस्ट्री की बात करें, मंत्रालय की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, होम मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री होती है। ठीक ऐसे ही भारत के मामलों को देखने के लिए एक इंडिया मिनिस्ट्री का गठन किया गया। जैसे होम मिनिस्ट्री गृह संबंधी मामले देखती है, डिफेंस मिनिस्ट्री डिफेंस संबंधी मामले देखती है, ऐसे ही इंडिया मिनिस्ट्री जो है इंडिया संबंधी मामले को देखने का काम करती है। होम मिनिस्ट्री होती है, इसका जो मिनिस्टर होता है उसे हम कहते हैं होम मिनिस्टर कहते हैं, गृह मंत्री कहते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री को जो मिनिस्ट्री का मिनिस्टर होता है उसे हम डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार से इंडिया मिनिस्ट्री का भी कोई न कोई एक मिनिस्टर होगा, और उस मिनिस्टर का नाम क्या था? उस समय भारत सचिव हुआ करता था, इसको इंग्लिश में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। और यह जो भारत सचिव है, भारत से संबंधित सभी प्रकार के निर्णय या सभी प्रकार के काम के लिए कौन जिम्मेदार है? भारत सचिव, जो इंडिया मिनिस्ट्री का मिनिस्टर है या मंत्री है। अब यह काम, ये सभी के सभी, जाहिर सी बात है, ब्रिटेन का सिस्टम है, तो सभी के सभी अंग्रेजी होंगे। तो ये भी अंग्रेज है, और यह मिनिस्टर है, तो कहाँ बैठेगा? यूके में या ब्रिटेन में बैठेगा। जब ब्रिटेन में बैठेगा तो बात ये आती है कि अब यह शासन भारत में कैसे कर सकता है? तो यह जब ब्रिटेन में है या यूके में बैठता है, तो यह भारत में शासन नहीं कर सकता। तो इसके लिए वह क्या करता है? इसके लिए वह एक अपना आदमी नियुक्त करता है। कहाँ पे? भारत में नियुक्त करता है, जिसे गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय ऑफ इंडिया कहा गया है। यहाँ पे ये वायसरॉय है, वायसरॉय ऑफ इंडिया कहा गया है। जो किसका आदमी होता है? भारत सचिव का आदमी होता है, और जो भारत से संबंधित सभी प्रकार के प्रशासनिक या जो शासकीय कार्य होते हैं उनको संपादित कौन करता है? गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय ऑफ इंडिया। ये भी एक अंग्रेज होता है, और किसका आदमी होता है? भारत सचिव का। और जो भारत सचिव इस आदमी को नियुक्त करता है, इसे बोलते हैं ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि, या हम भारत सचिव का प्रतिनिधि भी
कह सकते हैं। अब यह अपना काम इंडिया में कैसे करता है उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। गवर्नर जनरल और वायसराय इन दो शब्द हैं, इन दो शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। अब अंतर क्या है? गवर्नर जनरल कहीं भी होता है तो वह किसी भी क्षेत्र के शासन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार जो होता है और उसके सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है शासन प्रशासन का, उसको बोलते हैं गवर्नर जनरल। और वायसराय जो होता है कोई प्रतिनिधि होता है जो कहीं और जाकर उसको, उस क्षेत्र को या उस देश को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो वायसराय क्या हो गया? प्रतिनिधि हो गया भारत सचिव का या ब्रिटिश क्राउन का, क्योंकि टॉप लेवल पे यही है तो इसके अंडर में यही काम करेगा। तो वायसराय किसका प्रतिनिधि हो गया? ब्रिटिश क्राउन का या भारत सचिव का प्रतिनिधि हो गया। अब ये दो अलग अलग पद हैं, एक जो शासन प्रशासन को देखेगा और जो प्रतिनिधि होगा। लेकिन उस समय ये दोनों के दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास हुआ करते थे, इसीलिए इन दोनों पदों को हम जोड़कर एक ही नाम देते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया। अब यह अपना काम कैसे करता था? इसके लिए इसके पास दो परिषद या दो काउंसिल होती थी। एक को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में बोलते हैं विधायी परिषद, और दूसरी होती थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसको बोलते हैं कार्यकारी परिषद। इसमें भी जो सदस्य होते थे काउंसिल में सभी के सभी अंग्रेज, और इसमें भी सभी के सभी अंग्रेज हुआ करते थे। समय के साथ कुछ भारतीयों को भी इसमें शामिल किया गया, लेकिन वो अपवाद स्वरूप ही थे। तो ये भी अंग्रेज, इस पूरे सिस्टम में अंग्रेज ही होते थे। और यह जो है विधायी परिषद जो थी, भारत में क्या क्या कानून बनेंगे, कौन कौन से कानून बनेंगे, उनको भारत ठीक उसके संदर्भ में यह कानून बनाती थी भारत के संदर्भ में। और यह जो कार्यकारी काउंसिल थी, यह उस कानून के अनुसार शासन चलाती थी भारत में। और भारत को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कितना अपने गिरफ्त में रख सकते हैं, इससे संबंधित सारे के सारे कानून बनते थे और उनको उतना ही सख्ती से लागू किया जा सकता ताकि भारत पर उनकी पकड़ ढीली ना हो सके। तो ये तो बात रही इनकी। अब भारत सरकार जो है, यहाँ पे जो यह अधिकारी है कहीं पे शासन करने के लिए, ये भाई यह किसी का आदमी है। किसका आदमी है? भारत सचिव का आदमी है। तो क्या शासन चला रहा है भारत में, इसको रिपोर्ट भी सौंपनी पड़ेगी, इसको बताना भी पड़ेगा। तो यह हर साल अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता था? भारत सचिव को। अब भारत सचिव जो होता है एक मिनिस्टर है, जो कि मिनिस्टर होते हैं संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं संसदीय व्यवस्था में। तो यह इस रिपोर्ट को कहाँ पेश करवाता था? यह इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और इस प्रकार से भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था चल रही है, कैसे चल रही है, कितना शोषण हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, यह बात यहाँ से कहाँ पहुँचती थी? यहाँ पर। अब इस प्रकार से शासन चल रहा था। और शासन जब चल ही रहा था तो 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का गठन होता है और यह संविधान सभा का गठन होता है कैबिनेट मिशन योजना के तहत होता है। और जो कैबिनेट मिशन योजना है, इसके तहत जुलाई अगस्त में 1946 में चुनाव होते हैं संविधान सभा के सदस्यों के लिए। और यह अपना काम 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे पहली अस्थायी सदस्य जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव होता है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और इस यहाँ से शुरू हो जाता है 46 की बात है। और ठीक आगे चलकर लगभग 6 महीने बाद 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट पे या ब्रिटिश राजा पे बहुत सारे दबाव पड़ने लगते हैं, कई प्रकार के दबाव। ये एक तो पहली बात, भारत में बहुत से आंदोलन हो रहे थे उस समय बहुत से संघर्ष भी हो रहे थे, बहुत से क्रांतिकारी इसमें लगे हुए थे कि भारत को हम स्वतंत्रता दिलाएं। तो 1947 में 46-47 में यह चरम सीमा पर था। 45 में वहाँ सरकार भी बदलती है, तो यह चरम सीमा पर था। और इसके साथ साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी इनको दबाव पड़ रहा था, कुछ देश थे जो इन पर दबाव बना रहे थे, और साथ ही कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे जो इन पे दबाव बना रहे थे कि जो भी उपनिवेश है या गुलाम देश है उनको आज़ाद किया जाए। तो यह प्रक्रिया इस प्रकार से इन पे प्रेशर पड़ा ब्रिटिश क्राउन पे। और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं लाखों की संख्या में इसमें अपना योगदान देते हैं, और मजबूर होती है कौन? ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट और भारत को आज़ाद करने की सोचती है। इसीलिए 1947 में एक अधिनियम पारित करती है। इस अधिनियम का क्या नाम है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
अब ये अधिनियम है तो जाहिर सी बात है इसको पार्लियामेंट ही पास करेगी, लेकिन इस पे अंतिम मुहर कब लगती है ब्रिटिश क्राउन की, तब यह बिल अधिनियम कानून बन जाता है 18 जुलाई 1947 को। इस पे ब्रिटिश क्राउन हस्ताक्षर करते हैं और यह अधिनियम क्या हो जाता है, यह बिल जो है अधिनियम बन जाता है या कानून बन जाता है। अब इस अधिनियम में एक बात लिखी थी कि यह अधिनियम लागू कब होगा या प्रभावी कब होगा, तो यह प्रभावी होगा 15 अगस्त 1947 से। जब यह 15 अगस्त 1947 से यह लागू या प्रभावी हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, तो यह अधिनियम का नाम ही है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसमें प्रावधान क्या किया गया, इसमें भारत के स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए और स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान या कब लागू किए गए, 15 अगस्त 1947 को। तो क्या क्या प्रावधान किए गए इसमें देखते हैं। तो इस फ्लो चार्ट में जो अभी तक हम बात कर रहे थे, तो इसमें क्या किया जाता है कि यह पूरा का पूरा जो तंत्र है, सिस्टम है, ऐसे भारत पर शासन चल रहा होता है किसका, ब्रिटिश क्राउन का। और ब्रिटिश क्राउन क्या कर, जो इस अधिनियम के माध्यम से एक काम होता है, जो यहाँ पे वायसराय का पद है, यह वायसराय का पद, इसको समाप्त कर दिया जाता है। किस पद को, वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाता है। अभी मैंने कहा है कि वायसराय जो होते हैं किसी का आदमी या किसी का प्रतिनिधि होता है जो उसके बिहाफ पे कहीं और काम करता है। तो यह किसका प्रतिनिधि हुआ करता था, भारत सचिव का या ब्रिटिश क्राउन का या ब्रिटेन के राजा का प्रतिनिधि हुआ करता था। तो जब जाहिर सी बात है प्रतिनिधि है जो वायसराय, भारत में शासन का रिपोर्ट बार बार कहाँ भेज रहा है, भारत सचिव के पास, कि भारत में शासन किस प्रकार से चल रहा है। तो जब यह वायसराय का पद ही समाप्त कर दिया गया तो यह लिंकअप यहाँ से क्या हो जाता है, टूट जाता है और यहाँ से यह नीचे का यह अलग हो जाता है और यह सिस्टम क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे हम इसको समझने का प्रयास करें कि मान लीजिए कि यह जमीन का टुकड़ा है, पूरा का पूरा जमीन का टुकड़ा, यह मान लीजिए कि रोड ही है, रोड, यह आने जाने के लिए एक रोड है, यहाँ से जाने के लिए एक रोड है, यहाँ एक पार्ट है और यहाँ एक पार्ट है, आने जाने के लिए एक रोड है, रोड हमको यहाँ से यहाँ जाना है। अगर इस रोड को ही हम बीच से तोड़ देंगे तो हम जाएंगे कैसे, तो यही काम यहाँ पर होता है और यहाँ से इस कड़ी को काट दिया जाता है। जब इस कड़ी को काट दिया जाता है तो यहाँ से भारत क्या जाता है, भारत की शासन या प्रशासन व्यवस्था बिल्कुल अलग हो जाती है। तो जब भारत इनके कब्जे में रहा ही नहीं तो यह जो है, तो उस मंत्रालय का क्या रखे, अचार डालेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए यह मंत्रालय भी ब्रिटिश सरकार क्या कर देती है, इसको खत्म कर देती है और इस प्रकार से भारत आज़ादी की तरफ बढ़ जाता है। पूर्णतः अभी आज़ाद नहीं हुआ है क्योंकि भारत को इस अधिनियम के तहत डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिला है। अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ से हम देखते हैं ब्रिटिश शासन की समाप्ति, जब यह चैनल ही टूट गया, कड़ी ही टूट गई, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश जो शासन है इसकी समाप्ति हो जाती है। वायसराय का पद यहाँ से समाप्त कर दिया जाता है। अब बात आती है गवर्नर जनरल। यह शासन या प्रशासन का प्रमुख होता है, शासन या प्रशासन का। तो अब तो शासन या प्रशासन किसके अंडर में आ गया है, जो भारत की विधायिका है या भारत का जो कैबिनेट है उसके अंदर में। तो यह चाहे तो किसी को भी यहाँ पे यह नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें व्यवस्था क्या किया गया, व्यवस्था किया गया कि इसको नाम सुझाएगा कौन, भारतीय कैबिनेट, और इनकी नियुक्ति कौन करेगी, राजा जो होगा ब्रिटेन का, वह राजा इनको नियुक्त करेगा जब तक इनका संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हो जाता है। तो भारतीयों ने क्या किया, जो हम लोगों ने जो गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया, वह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, इन्हीं को नियुक्त किया गया। अब क्यों नियुक्त किया गया, इसके पीछे थोड़ा सा लंबी कहानी है, उसको नहीं जानेंगे। अब हम बात किए कि यहाँ पे यह भारत को आज़ाद कर दिया गया, यहाँ से भारत की कड़ी टूट गई। तो भारत, अभी हम बात किए थे भारत, मान लीजिए कि उस समय भारत जो विभाजित भारत नहीं था, तो उस समय यह हमारा वर्तमान भारत है। यहाँ पे बांग्लादेश भी भारत का पार्ट था, पाकिस्तान भी भारत का पार्ट था, यह पाकिस्तान है, इसको पाकिस्तान और इसको पाकिस्तान, दो हिस्से करके पाकिस्तान बना दिए गए, एक वेस्टर्न पाकिस्तान और एक ईस्टर्न पाकिस्तान। यही बाद में बांग्लादेश बन गया। तो दो डोमिनियन स्टेटस जो राज्य बनाए गए, यही डोमिनियन की हम बात किए थे। और यह डोमिनियन कब तक रहेंगे, जब तक कि भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता। जब जाहिर सी बात है भारत का संविधान लागू हो जाएगा तो यहाँ पे भारत के संविधान के अनुसार शासन चलेगा, न कि किसी अन्य देश के अनुसार।
और यहाँ पे संविधान सभा का गठन, इसको हटा दीजिए, ये हम बात कर चुके हैं यहाँ पे गठन। और उसके पश्चात अब यह बात हुई कि अभी तक भारत का संविधान बना नहीं है, तो यहाँ पे शासन व्यवस्था कैसे होगी। तो यह हुआ कि भारत में जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक जो भारत का शासन प्रशासन चलेगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार चलेगा। और इसके अनुसार शासन चल भी रहा था। तो यह बीच में अभी चल रहा था बकायदे, कब तक, 1950 तक, 25 जनवरी 1950 तक, क्योंकि 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हो जाता है। हम बात करते हैं कि इसके बारे में, संविधान के बारे में। ये तो रही बात विभाजन की और उसकी। जो हमारा संविधान था, अभी हमने कहा था 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक के साथ यह अपना काम शुरू करती है। और संविधान सभा का काम ही होता है संविधान का निर्माण करना। और यह कब तक चलती है, यह चलती है 26 नवंबर 1949 तक। लगभग 3 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में यह संविधान बनकर तैयार होता है। लगभग 3 साल हम कह सकते हैं। और यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है। तो जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो जाहिर सी बात है इसको लागू करना चाहिए। लेकिन हमने या हमारे जो उस समय के जो संविधान सभा के सदस्य थे या जो विद्वान थे, इन्होंने कहा इसको लागू नहीं किया 26 नवंबर को। क्यों नहीं किया, अभी बात करेंगे। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में। तो इसको तुरंत लागू क्यों नहीं किया गया? बात वही है, मान लीजिए कि हमने कहा कि खाना हमने बना दिया है, अब हमारा मन चाहे हम तुरंत खा लें या आधे घंटे 1 घंटे बाद खाएं, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैंने खाना बनाया है, तुरंत नहीं खाता हूँ, तो कुछ तो वजह रही होगी, या 2 घंटे बाद ठंडा करके खाने का कोई मतलब तो है नहीं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वजह थी, और वह थी हमारी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उससे संबंधित है। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको यादगार बनाने के लिए या उस याद को संजोए रखने के लिए हमेशा हमेशा के लिए भारत की जनता के बीच या भारत के नागरिकों के बीच इसको 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके पीछे क्या वजह थी कि 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ करती थी उस समय, उसका अधिवेशन होता है लाहौर में, जिसको हम लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते हैं। और उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लक्ष्य घोषित किया था अपना पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है पूरी स्वतंत्रता, हम इससे कम कुछ भी हमें नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज, यह लक्ष्य घोषित किया था। और इन्होंने कहा था अगर 26 जनवरी 1930 तक हमको आज़ादी मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो भी मिल जाती है तो, और नहीं मिलती है तो भी हम 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। क्योंकि यह पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहाँ पे 1929 में 31 दिसंबर 1931 का है, 1929 में यह लक्ष्य घोषित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस प्रकार से अब इसी अपने ऐतिहासिक याद को, जो हमारे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है, उन यादों को संजोए रखने के लिए हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान बन जाने के पश्चात भी हमने इसको तुरंत लागू नहीं किया। इस याद को संजोए रखने के लिए हमने इसको 2 महीने बाद, 26 नवंबर से ठीक 2 महीने बाद क्या आता है, 26 जनवरी आती है, इसलिए इसको 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हम इसको लागू करते हैं। और इसको लागू करने के साथ ही हम एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हो जाते हैं। और गणतंत्र होने का मतलब इसका एक कारण है कि संविधान उस दिन लागू हुआ था। और अभी हमने कहा था 1947 में 15 अगस्त को हमने डोमिनियन का स्टेटस प्राप्त किया था। और 1950 में 26 जनवरी 1950 में हमने अपना संविधान लागू किया। और इस संविधान को लागू करने के साथ ही जो ब्रिटेन के जितने भी कानून हैं,
संधियां हैं वे सभी के सभी क्या हो गई, समाप्त हो गई। यहाँ तक कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी समाप्त हो गया, क्योंकि आर्टिकल 395 में ऐसा कहा गया है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है इसको समाप्त किया जाता है, और जो भारत शासन अधिनियम 1935 का है इसको समाप्त किया जाता है, और इसका जगह कौन लेता है, भारतीय संविधान लेती है। और संविधान अब क्या होता है, भारत का शासन भारतीय संविधान के अनुसार चलेगा। तो जब चलेगा तो जब भारत से जो ब्रिटेन था उससे सभी प्रकार की, अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट खत्म हो गया, 1935 का भारत शासन अधिनियम खत्म हो गया, तो ब्रिटेन से किसी प्रकार का मतलब ही नहीं है। यानी अब 26 नवंबर 1950 से भारत डोमिनियन न होकर एक क्या हो गया, स्वतंत्र राष्ट्र हो गया। क्या हो गया, स्वतंत्र राज्य हो गया, स्वतंत्र राज्य हो गया। और यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था, और यहीं से अब यहाँ पे संविधान का शासन, विधि का शासन या कानून का शासन स्थापित होता है। और वहाँ से हम कहाँ इंटर कर जाते हैं, गणतंत्र के रूप में हम स्थापित हो जाते हैं। इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब संविधान का शासन या कानून का शासन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर कानून ही सब कुछ है, कानून के अलावा कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान या कोई भी वर्ग इससे ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है। इसको समझने का हम प्रयास करते हैं, और इसी को हम रिपब्लिक कहते हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि गणतंत्र होता क्या है। गणतंत्र का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक। यह इसका अगर हम फुल फॉर्म होता है तो इसको होता है, कहते हैं रेस पब्लिका। रेस पब्लिका, यहाँ से आरी और यहाँ से पब्लिक निकाल कर रिपब्लिक बना है। और रेस पब्लिका एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कि सार्वजनिक संपत्ति। यानी सार्वजनिक संपत्ति क्या है, जो पूरा का पूरा देश है यह क्या है, सभी के सभी जो नागरिक हैं, सभी के सभी जनता है, सभी की संपत्ति है, किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। यानी हम एक लाइन में कहें तो किसी के बाप की बपौती नहीं है हमारा देश, ठीक ना। यह इस पर अधिकार किसका है, इस पर अधिकार सभी भारतीयों का है। सभी भारतीयों का अधिकार होने के नाते यह जो भी सरकारी पद है, बड़े से बड़ा पद है या हम कहें संवैधानिक पद है, उस पर कोई भी भारतीय जो उसकी योग्यता रखता हो, जो उसके अनुकूल हो, जो उसके लिए परीक्षाएं या जो भी प्रक्रिया तय की जाती है उसको पास करे और उस पद पर आसीन हो जाए। यानी सभी के सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं, कोई विशेष नहीं है, किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। चाहे कोई व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, किसी भी खानदान से हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जो राज्य है, ये हमारा देश है, किसी का संपत्ति नहीं है, यह सार्वजनिक संपत्ति है, यानी सभी नागरिकों की संपत्ति है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मतलब होता है गणतंत्र का, जब देश सार्वजनिक संपत्ति है तो उसके मुखिया का पद भी जाहिर सी बात है सार्वजनिक ही होगा। मतलब कोई भी उस पर बैठ सकता है, और जब कोई भी बैठेगा तो कोई एक ही बैठेगा जो राज्य का प्रमुख होगा, उस पद पे एक ही प्रमुख हो सकता है, तो उसको कोई भी भारतीय नागरिक बैठ सकता है। लेकिन जो उसके निर्वाचन की प्रक्रिया उसको पास करे, बन जाए, लेकिन उसके लिए निर्वाचन जरूरी है क्योंकि एक को ही बैठना है। तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, राज्य का प्रमुख निर्वाचित हो सकता है। जिस देश का प्रमुख निर्वाचित होता है, जो राज्य का प्रमुख होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, गणतंत्र कहते हैं। इसकी पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता होती है किसी व्यक्ति या वर्ग को विशेषाधिकार नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी पद, किसी भी संवैधानिक पद पर कोई भी भारतीय नागरिक आसीन हो सकता है। और तीसरा और अंतिम विशेषता इसकी है, जनता जो है संप्रभु है, यानी जनता सब कुछ है, जनता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी पहली लाइन है, हम भारत के लोग, और यह इंडिकेट करता है कि जनता क्या है, संप्रभु है। यहाँ तक कि संविधान को भी शक्ति किसने दी है, जो भारत की जनता है, इस जनता ने दी है, भारत के नागरिकों ने दी है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।